आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रभास जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कमरे में इतना अंधेरा फैला हुआ था कि मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से सन्नाटा भी पूरे कमरे में इतना छाया हुआ था कि मेरे दिल की धड़कनों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी कि तभी अचानक किसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन जिस हाथ ने मेरा हाथ पकड़ा था वो बर्फ़ की सिल्ली के समान ठंडा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है? मैं काफ़ी डर गया। अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर उस हाथ की शक्ति के आगे मेरी शक्ति ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। अभी मैं उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक और हाथ ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं काफ़ी छटपटा रहा था कि तभी किसी ने बड़े बड़े दांत मेरे गर्दन पर गड़ाए। मैं इतना डर गया था, मैं वहीं पर बेहोश हो गया। कहानी ख़त्म हो गई। मैंने अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब किया और घड़ी में वक्त देखा तो वक्त दोपहर के 12 बजे का हो रहा था। सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही थी, जिस कारण मैं ना तो कॉलेज जा सका और ना ही ट्यूशन। दरअसल मैं अपने गांव से काफ़ी दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूं। हॉस्टल में मेरे कमरे में और मेरा एक दोस्त अमित रहा करता है, मगर अमित के घर में शादी होने के कारण वो 10 दिनों के लिए अपने घर गया है। पर मैं अकेले ही कमरे में रहकर बोर हो रहा हूँ। ऊपर से बारिश भी इतनी हो रही है कि मैं सुबह से कहीं बाहर जा नहीं सका। खैर, देखते देखते 3 घंटे कब बीत गए और वक्त हो गया दोपहर के 3 बजे का। मगर बारिश ज्यों की त्यों बरसती रही। अब मैं बारिश और रूम में अकेले होने के कारण काफ़ी बोर हो रहा था। इस पर मैंने तय किया कि मैं 5 बजे वाली लोकल ट्रेन पकड़कर अपने मौसी के घर जाऊंगा और 2 दिन वहां बिता कर आऊँगा। मेरे मौसी का घर मेरे हॉस्टल से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, मगर मैं काफ़ी सालों से मौसी के घर गया नहीं हूँ। मौसी भी काफ़ी बार मुझे आने के लिए बोलती है, तो क्यों ना इस बार मौसी के घर से घूर कर आया जाए। ये सोचते ही मैंने फटाफट से अपने बैग में 2-3 कपड़े रखे और 4:30 बजे छाता लेकर मौसी के घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ चलता बना। स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा कि लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, तो मैं फटाफट से ट्रेन में चढ़कर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का इंतज़ार करने लगा। मेरे बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन भी खुल गई। बारिश का मौसम होने के कारण ट्रेन में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी कम थी। खैर, मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा, मगर ट्रेन 1 घंटे लेट होने के कारण 2 घंटे का सफ़र 3 घंटे में तय करके ठीक रात के 8 बजे मौसी के घर जाने के लिए कोल्हापुर स्टेशन पर उतरा। तो गांव का स्टेशन होने के कारण स्टेशन पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, मैं काफ़ी सालों पहले भी जब आया था तो यहाँ का यही हाल था और आज भी कुछ नहीं बदला। स्टेशन से मेरे मौसी का घर लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, तो मैं चलता हुआ स्टेशन से बाहर निकला और इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगा। मगर इधर उधर नज़रें दौड़ाने पर दूर दूर तक मुझे घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। न कोई सवारी दिखने के कारण मैंने अपने मन ही मन में कहा, और रुककर टाइम बर्बाद करने से अच्छा मैं पैदल ही चलता बनूं। इतना बोलकर मैं पैदल ही मौसी के घर की तरफ चलता बना। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण रास्ते पर दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस आ रही थी तो रात कीड़ों की आवाज़ें, जो इस सुनसान माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी थोड़ी देर से रुक रही अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैं जैसे ही छाता निकालने के लिए अपना बैग खोला तो मुझे याद आया कि मैंने छाता ट्रेन में छोड़ दिया है। ये देखकर मैं काफ़ी उदास हुआ। अब मैं इस बारिश में कैसे जाऊंगा? मुझे एक बात तो अच्छे से मालूम थी कि बारिश ज़्यादा जोर नहीं हो रही, तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा।
मुझे आगे एक मोड़ दिखा। उस मोड़ के पास जाकर मैं एकदम से खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर जाऊंगा, यानी कि मेरी मौसी का घर किस तरफ है, बाएं तरफ या दाएं तरफ। काफ़ी साल पहले आने के कारण मुझे सही से कुछ याद नहीं आ रहा था कि मौसी का घर किस तरफ है। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना मौसी को ही कॉल करके पूछ लिया जाए। मगर जैसे ही मैंने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो देखा कि फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया कि दाईं ओर चलता हूँ। इसके बाद मैं दाईं तरफ आगे बढ़ने लगा। दाईं तरफ का रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक उस रास्ते पर ना तो मुझे कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई दुकान, बस रास्ते के किनारे घने जंगल ही थे। मैं जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम बढ़ाकर आगे बढ़े जा रहा था। करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद मुझे रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर दिखा। उस घर को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना इस घर में जाकर ये पूछ लिया जाए कि ये सही रास्ता है या नहीं। ये सोचकर मैं चलते हुए उस घर के पास पहुंचा और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खोलकर एक बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकला। उस आदमी को घर से बाहर निकलते ही मैंने उस आदमी से पूछा, चाचा कोल्हापुर गांव जाने का रास्ता यही है ना? मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो आदमी चुपचाप था, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, बाबू साहब आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, कोल्हापुर का रास्ता ये नहीं है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और काफ़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। इस पर मैंने उस आदमी से पूछा, चाचा कोल्हापुर गांव किस तरफ है? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, बाबू साहब कोल्हापुर गांव तो यहाँ से 2 घंटे दूर है, वो भी उल्टे रास्ते पर। वो रास्ता काफ़ी खतरनाक है, जंगलों के बीच से होकर जाता है। आप रात को वहाँ नहीं जा पाइएगा। आप एक काम करिए, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। किसी अनजान जगह पर किसी अजनबी के घर रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, नहीं नहीं चाचा मैं चला जाऊंगा, बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। मेरे ये बोलते ही हल्की हो रही बारिश एकदम से ज़ोर हो गई और साथ ही साथ काफ़ी तेज़ बिजली चमकने लगी। बारिश के इतना तेज होते देख मैं और भी ज़्यादा चिंता में पड़ गया कि तभी उस आदमी ने कहा, अब तो आप पार और भी नहीं जा पाइएगा, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है। अच्छा यही होगा कि आप आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। इस पर मैंने कहा, अच्छा मैं कुछ देर बारिश रुकने का इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर बारिश रुक जाती है तो मैं चला जाऊँगा, वरना। इतना बोलकर मैं चुपचाप बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा, मगर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे बैठे बैठे ही 2 घंटे बीत गए और अब वक्त हो गया रात के 11:30 बजे का। इस पर उस आदमी ने कहा, अब तो आपको रुकना ही होगा, आप एक काम करिए, घर के अंदर आइए, मैं आपके लिए खाना का इंतज़ाम करता हूँ। बारिश के आगे मैं एकदम लाचार सा था, जिस कारण ना चाहते हुए भी मुझे उस आदमी के घर रुकना पड़ा। मैं उस आदमी के घर के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी का एक छोटा सा टाली का घर था, जिस पर पड़ रही बारिश की बूंदें काफ़ी आवाज़ कर रही थी। हाथ मुंह धोने के बाद उस आदमी ने रोटी और चिकन मुझे खाने को दिया। मेरे जब उस आदमी के साथ खाने को कहा तो उस आदमी ने ये कहा कि उसने शाम को ही खाना खा लिया था। इसके बाद मैंने खाना शुरू किया। अभी मैं खाने का एक निवाला खाया ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा चिकन की हड्डियों की जगह इंसान की कटी हुई उंगलियां हैं। ये देखकर मैं चौंक कर अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। इस पर उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ बाबू साहब, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चिकन नहीं, ये तो इंसान की उंगलियां हैं। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ इंसान की उंगलियां है, ये तो चिकन ही है, आप ध्यान से देखिए। उस आदमी की बात सुनकर मैंने जब वापस से ध्यान से उस प्लेट की ओर देखा
तो अब वहाँ चिकन की हड्डियाँ ही थीं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने वहाँ पर इंसान की उंगलियाँ देखी थी। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, हो सकता है ये मेरे मन का वहम होगा। उसके बाद मैंने खाना खा लिया। खाना पीना खाने के बाद उस आदमी ने मुझे बेड पर सोने को कहा और खुद नीचे ज़मीन पर सो गया। मैंने तो ये सोच रखा था कि कुछ भी हो जाए मगर रात को सोऊंगा नहीं, क्योंकि ये आदमी कौन है मैं इसे जानता नहीं हूँ। हो सकता है ये आदमी मुझे मारकर मेरे पैसे और मेरा मोबाइल फ़ोन ले ले। ये सोचकर मैं नहीं सोऊंगा, ये निश्चय किया। मगर बाहर तेज़ बारिश, ऊपर से चल रही ठंडी ठंडी हवाओं के कारण कब मुझे नींद आने लगी पता ही नहीं चला। उसके बाद नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया मुझे कुछ याद नहीं। मेरे सोए कितनी देर हुए होंगे ये मुझे पता नहीं, मगर अचानक मेरी नींद तब खुली जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर पर एक कीड़ा रेंग रहा है। तो मैंने झट से अंधेरे में ही उस कीड़े को अपने शरीर के नीचे फेंक दिया। मगर जैसे ही कीड़े को नीचे फेंका वैसे ही मेरे शरीर पर एक नहीं हज़ारों कीड़े रेंगने लगे। मगर मेरे शरीर पर इतने सारे कीड़े आए तो आए कहाँ से? अब तक मैं काफ़ी डर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं झटपट उठने की कोशिश कर रहा था, मगर ना जाने मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई काली शक्ति ने मुझे जकड़ रखा है। मैं उतना ही दूर हिल तलक नहीं पा रहा था। डर के मारे मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था और कांपती हुई आवाज़ में नीचे सोए उस आदमी को पुकार रहा था, चाचा चाचा ये सब क्या हो रहा है? मगर मेरे हज़ारों बार बोलने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो वो आदमी नहीं बल्कि एक लाश हो। कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह मैंने अंधेरे में ही बेड पर इधर उधर हाथ लगाकर अपना फ़ोन खोजा और फ्लैशलाइट ऑन की। तो फ़ोन की फ्लैशलाइट के आसपास का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं तो एक घर के अंदर बेड पर सोया हुआ था। मगर ये क्या, फ्लैश की लाइट में मैंने देखा कि मैं ना तो बेड पर हूँ और ना ही कोई घर है, बल्कि ये एक खुली जगह है और मैं मिट्टी पर सोया हुआ हूँ। पर मेरे आसपास काफ़ी सारे लाश रखे हुए हैं। उनमें से एक लाश को पहचान गया मैं। उस लाश के चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी बुज़ुर्ग आदमी की थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी की इस भाग में बस इतना ही। आगे मेरे साथ क्या हुआ और वो बुजुर्ग आदमी कौन था, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग कल रात ठीक 8:45 पर, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे इस कहानी के दूसरे भाग में।